एआईबी सिर्फ बैंक कर्मचारियों की संगठन है, ऐसा हम लोग तो नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए। जो जिन नेताओं ने इस देश की इस एआईबी की संगठन की स्थापना की, वो ऐसे नेता थे जिन्होंने जन्म से लेके अब तक यही सिखाया है कि वी आर द पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कहा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत पहले, जैसे लैंड शुड बी ओन बाय द स्टेट, मतलब लोगों के हाथ में हो, उसी प्रकार हर नेचुरल रिसोर्सेस ये देश की ताकत होनी चाहिए, उसके देश के हाथ में होना चाहिए। तो बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, उन्होंने भी कही थी। पेंशन व्यवस्था 93 से लेके अब तक कायम है और आरआरबी में भी ये कायम है। इसलिए पेंशन को लाने वाले ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स, ये दोनों संगठन एक बुनियादी तौर पर काम करने वाले थे। बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशन लाना ये कोई सरकारी पेंशन की बात नहीं थी। भारत सरकार उस वक्त नरसिंह राव और हमारे मनमोहन सिंह साहब थे, तो उन्होंने उस वक्त भी इस चीज को अच्छी भली बातें समझ लिया और नरसिम्हन कमेटी का वो दौर था। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई नीति इस देश ने स्वीकार कर ली थी। ऐसे वक्त बैंकों में लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको बैंकों की हालत सुधारनी पड़ेगी। जैसे मजदूर वर्ग में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज इज द मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार, मैं विश्वास उड़गी हूँ। आज का हमारा एक वीडियो, हम एक ऐसे संगठन की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं जो 20 अप्रैल 1946 जिसका जन्म हुआ कोलकाता में। अब 20 अप्रैल 2025 को इस शानदार संगठन की, जिसका नाम है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, कल देश भर के हर गांव खेड़े में, हर तालुका में, हर जिले में और हर शहर में, भारत भर में उसका 80वां जो वर्षगांठ है, स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे, उसको मनाया जाएगा। सब जगह झंडे फहराए जाएंगे, ऑफिस में सजाया जाएगा और ये दिन संडे होते हुए भी लाखों बैंक कर्मी इसको इस ढंग से मनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा शानदार संगठन है जिन्होंने सिर्फ बैंक कर्मियों की पूरे उनकी जो दुनिया है वो दुनिया बदल डाली, लेकिन साथ साथ इस देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूती का स्थान इस बैंक कर्मियों को निर्माण करके दिया। और उसका कारण है देश के हित में काम करने वाला बैंक नेशनलाइजेशन सेक्टर। पूरी बैंकिंग व्यवस्था में, भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था में अगर कोई शानदार चीज है, कोई गौरवशाली चीज है, तो नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, लेकिन 1969 में जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था का बैंकिंग व्यवस्था एक रीढ़ की हड्डी के जैसे वो काम कर रहा है, और जिसके अंदर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एक ऐसा रोल निभा रहा है जो पूरी देश के लिए गौरवशाली है। और इसलिए आज बैंकों में काम करने वाले 7 लाख लोग या रिटायर हो गए जो 8 या 9 लाख लोग, इन सबके लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो एक मातृ संस्था है, जो एक हम कहेंगे कि जिसके कारण आज हम 9 या 10 संगठन देखते हैं, लेकिन मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को कहा जाए, जैसे मजदूर वर्ग में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज इज द मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इस बैंक के बारे में 80वां साल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैं ये वीडियो आप तक ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे वक्त ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज की आज मैं समझता हूँ कि एक पीढ़ी जो लीडरशिप में है, हम में से कुछ लोग इस लीडरशिप में थे, बहुत साल थे, लेकिन आज की जो चुनौतियां है, वो चुनौतियां वैसे देखा जाए पिछले 30-35 साल से ये चुनौतियां हमारे सामने है। चाहे वो बैंकों में काम करने वाले लोग हो या बैंकों से बाहर जो रिटायर्ड हो गए वो हो, चुनौती सिर्फ बैंक एम्प्लॉय के सामने नहीं है, ये चुनौती इस देश के नागरिकों के सामने है। और इस देश के नागरिकों के साथ जो काम संगठन कर रहा है,
वो है एआईबीए। एआईबीए सिर्फ बैंक कर्मचारियों की संगठन है ऐसा हम लोग तो नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए। जो जिन नेताओं ने इस देश की इस एआईबी की संगठन की स्थापना की, वो ऐसे नेता थे जिन्होंने जन्म से लेके अब तक यही सिखाया है कि वी आर द पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड वर्क फॉर द प्रो पीपल वेलफेयर। इस मतलब जन्म से जो संगठन ये तय करता है कि हम देश के लोगों के लिए हम काम करेंगे। और ये संगठन 1946 में जो जन्म हुआ, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके एक रिश्तेदार रमेश चक्रवर्ती, वो खुद एक अफसर थे बैंक में, लेकिन उन्होंने अगुवाई की। और वो एक वातावरण था कि देश के लिए स्वतंत्रता बहुत आंदोलन जोरों पे था और बहुत सारी रेवोल्यूशनरी ताकतें काम कर रही थी, जिसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी। और उस वक्त ये जो सभी बड़े बड़े सितारे थे कांग्रेस के, उसके साथ साथ वामपंथी ताकतें भी बहुत बड़े पैमाने पे मजदूर वर्ग का संगठन बहुत तगड़ा तरीके से करते थे, जिसमें एआईटीसी था, सीपीआई था। ऐसे वक्त जो प्रेरणा लेके रमेश चक्रवर्ती ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज की स्थापना की, खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके लिए प्रेरणा स्थान थे, जो देश के लिए एक महान क्रांतिकारी प्रेरणा स्थान थी, इसलिए वो नेताजी थे। 46 का वो जमाना था, बैंकों में एक शोषण व्यवस्था कायम थी। 100 साल से निजी क्षेत्र के बैंक, विशेष करके इस देश के बैंक शायद 1900 के बाद आए, लेकिन 1900 को पहले भी फॉरेन बैंक तो थे इस देश में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्टर्न बैंक थी, जैसे बहुत सारे बैंक यहाँ पे थे। कुल मिला के निजी क्षेत्र के और फॉरेन सेक्टर के बैंक इस देश में काम करते थे और बहुत छोटे पैमाने पे, जिसको आजकल के हम जमाने में कहते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे एक आयाम हमको उस वक्त देखने पड़ता है। लेकिन शोषण व्यवस्था जो बैंकिंग व्यवस्था थी, वो सिर्फ बैंक कर्मियों की नहीं थी, वो डिपॉजिटर्स की हालत भी खराब थी। ऐसे वक्त बैंक छोटे थे, बहुत बड़े पैमाने पे थे और वो उनकी जिंदगी भी छोटी थी। बहुत कम बैंक, जैसे टाटा की सेंट्रल बैंक थी या यूको बैंक बिरला स्टेट की थी, दालमिया स्टेट की बैंक थी, बांगुर स्टेट की बैंक थी, किर्लोस्कर जी की बैंक थी, चेट्टियार जी की बैंक थी। इन लोगों ने भारत भर में अपने अपने बैंक खड़े किए। उनके नाम आपको मालूम है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, यूबीआई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब नेशनल बैंक है। बहुत सारे बैंक ये इस देश के कारपोरेट्स के हुआ करते थे और ऐसे वक्त यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं उसको शोषण व्यवस्था कहता हूँ। इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ एआईबी के, जो कलकत्ता के, दिल्ली के, बंबई के, चेन्नई के या पूरे देश भर में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहाँ पे बैंक्स बड़े पैमाने पे थे, वहां पे बहुत बड़े चहल पहल थी। लेकिन कलकत्ता ने लीड लिया और रमेश चक्रवर्ती, प्रभातकार, ये नाम आज तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये खुद बैंकर भी थे। इन्होंने अगुवाई की और बैंकों का संगठन जमाया, जिसका नाम था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। 20 अप्रैल 1946 में उस शोषण व्यवस्था से बैंक और बैंक एम्प्लॉय की जिंदगी को बदलना और देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, इसके बारे में पहले ही कॉन्फ्रेंस में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक देश के हाथ में हो, मतलब बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, ये कहा, वो रेजोल्यूशन लिया, वो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। इसलिए एक विचारधारा पे चलने वाली, जो विचारधारा देश को स्वतंत्रता देने वाली थी, वो एक लड़ाकू विचारधारा कांग्रेस की थी, वामपंथियों की, देश के साथ प्यार करने वाली थी और देश को सजाना संवारना, जिसके बारे में हर वक्त सोचना और काम करना, जिनकी जिंदगी बन गई थी, वो सारे लोग यहाँ पे जुट गए थे। और इनको पूरा सपोर्ट उस वक्त के सारे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जिस ढंग से काम करते थे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वामपंथी हो, वामपंथी में उस वक्त
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता, कॉमरेड भूपेश गुप्ता, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता। ये नाम इस देश के इतिहास में बहुत बड़े नाम है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी थे, बाद में इंदिरा जी आई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी इस देश को कैसे संवारना, उसमें बैंकों का नाशनल 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत पहले, जैसे लैंड शुड बी ओन बाय द स्टेट, मतलब लोगों के हाथ में हो, उसी प्रकार हर नेचुरल रिसोर्सेस, ये देश की ताकत होनी चाहिए, उसके देश के हाथ में होना चाहिए। तो बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, उन्होंने भी कही थी। ऐसे बड़े बड़े लोगों से प्रेरणा लेकर एआईबी आगे चलती गई, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा एआईबी को। एआईबी की लीडरशिप इतनी इतनी प्रभावशाली थी कि इतनी त्यागमयी थी कि इन्होंने 46 से लेकर 66 तक 20 साल इस देश के हर कोर्ट में बैंक एम्प्लॉय के लिए इतनी बड़ी ताकतें जमा की, बहुत सारे कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी और बैंकों के लिए, बैंक कर्मियों के लिए बहुत सारे अधिकार हासिल किए। इसलिए उस वक्त 1966 में एक ऐसा दौर आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अब हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कहते थे कि हम कोर्ट में जाके जीतते हैं, लेकिन सरकार हमसे बात क्यों नहीं करती। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मैनेजमेंट एक होती है, लेकिन यूनियंस के साथ बात क्यों नहीं करती। और इंडियन बैंक एसोसिएशन अगर 1947 में एक होती है, तो बैंक एम्प्लॉयज भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज के झंडे तले एक हो गए और उन्हें मांग की, हमारे सवाल कोर्ट क्यों हल करे, हमारे सवाल हम हल कर सकते हैं, इतनी ताकत तो हम रखते हैं। और ये कहने वाला एक हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व वो था कॉमरेड एच.एल. परवाना, जो बहुत कम उम्र में चल बसे, मेरे ख्याल से 74 के एंड में। लेकिन कॉमरेड प्रभातकार, कॉमरेड के मंडल, ये जो सितारे थे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, कॉमरेड डीपी छड्डा, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, वो 8-8 साल 9-9 साल डिसमिस होके बाहर रहे। सैकड़ों बैंकर में उनके साथ डिसमिस हो गए। ये डिसमिस हुए, बैंक एम्प्लॉय की लड़ाई लड़ते लड़ते डिसमिस हुए, और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो डिसमिस हो गए, वो बैंक एम्प्लॉय के मूवमेंट के एक लीडर्स भी बन गए। और उसमें से सबसे बड़ा नाम कॉमरेड प्रभातकार, जो उन दिनों एक लॉयड्स बैंक नाम की ब्रिटिश बैंक थी, उस बैंक में थे। लेकिन ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते लड़ते ये हमारा नेता तमाम बैंक कर्मियों का नेता बन गया। और उस वक्त जो निजी क्षेत्र के बैंक थे, सेंट्रल बैंक हो और कोई बैंक हो, इनके लिए एक बैंक स्ट्राइक कॉल करने वाला पहला नेता अगर कोई होगा तो वो है कॉमरेड प्रभातकर। एक वक्त ऐसा आया कि कलकत्ता में लोगों ने उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाया, जिसको सीपीआई ने और बाकी सारे दलों ने, पॉलिटिकल दलों ने उनको सपोर्ट किया। और 1957 में जो इलेक्शंस हो गए पार्लियामेंट की, उस वक्त वो चुन के आए। 2 बार वो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में। ऐसा बैंक कर्मियों का एक नेता जो लोगों ने पसंद किया, क्योंकि लोगों के लिए बैंक्स कैसे चलाने चाहिए इसकी बात करने वाला ये आदमी। मैं आज इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन नाम की जो आरबीआई की संस्था है, ये 1961 में ये कानून बना। ये कानून बनाने के लिए कॉमरेड प्रभातकर ने लोकसभा में ये बिल पेश किया कि बैंक्स बंद होते हैं तो डिपॉजिटर्स का क्या होता है, इनको कोई संरक्षण चाहिए, इनको प्रोटेक्शन चाहिए। और उस वक्त 1961 में जो कानून बना, वो कानून इतना बेहतर है, लेकिन आज के तारीख में भी उस कानून का क्लॉज 16 जो कहता है, इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए बैंक, इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए बैंक, डिपॉजिटर्स मनी शुड बी रिफंडेड इन टोटल। लेकिन फिर भी क्लॉज 17 कहता है 10,000 मिलना चाहिए, 20,000 मिलना चाहिए, 40,000 मिलना चाहिए। 1993 में वो 1 लाख बन गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, और 2021 में बन गया 5 लाख। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जब लुढ़क गई, उस वक्त वो कॉम्पेंसेशन, लेकिन कॉम्पेंसेशन क्यों?
बैंक बंद होती है तो डिपॉजिटर के पैसे पे बैंक खड़ी होती है, तो फिर डिपॉजिटर को मार के आप बैंक कैसे चला सकते हो? इसलिए बैंकों के डिपॉजिटर को उसका पैसा वापस देना चाहिए। ये बात कहने वाला पहला आदमी था कॉमरेड प्रभाकर। बैंक के एम्प्लॉय का लीडर 1947 से लेके उनके मरते दम तक 1980 तक किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप बूढ़े हो गए, आप रिटायर हो जाओ। वो तो बैंक से निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी ये लोगों का नेता, बैंक कर्मियों का नेता, जिनको कहीं नहीं कह सकता कि आप रिटायर हो जाओ, ऐसा काम बैंकों के लिए, बैंकों के नेशनलाइजेशन के लिए और पूरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्लासेस की लड़ाई, संसद की लड़ाई, बैंक कर्मियों की लड़ाई, उनके वेतन बढ़ोतरी की लड़ाई, हर चीज में अगर कोई एक सितारा काम कर रहा था तो वो था जिनका नाम था कॉमरेड प्रभाकर। तो कॉमरेड प्रभाकर के साथ साथ दिल्ली के एक मशहूर नेता कॉमरेड परवाना, बम्बई के एक मशहूर नेता कॉमरेड के मंडल, जो कॉमरेड के मंडल खुद एक सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। अतुल मेहता जैसे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जो टेक्सटाइल लीडर थे, उनके साथ उन्होंने काम किया। जो खुद हिंदुस्तान लीवर के एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे, लीवर ब्रदर्स में वो एग्जीक्यूटिव थे, वहां की नौकरी छोड़कर उन्होंने मजदूर वर्ग का संगठन का काम किया। और इसलिए आपने देखा होगा उन्होंने ब्रुक बॉन्ड एम्प्लॉयज लीडर भी थे वो, और बैंक एम्प्लॉयज के भी लीडर थे। जहां तक सवाल है कारपोरेशन बैंक एम्प्लॉयज, कैनरा बैंक एम्प्लॉयज, सिंडिकेट बैंक एम्प्लॉयज, विजया बैंक एम्प्लॉयज, दक्षिण के जितने सारे बैंक्स छोटे से बड़े हो गए और वहां की संगठन तगड़ी हो गई, जिनका निर्माण और संचालन कॉमरेड के मंडल ने किया, वो एआईबी के वाइस प्रेसिडेंट थे। महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के बहुत बड़े नेता के रूप में इन्होंने बहुत सारे बैंकों के यूनियंस को जन्म दिया। और ऐसे वक्त कॉमरेड के मंडल और उनके साथ काम करने वाले कॉमरेड पीके मेनन, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी थे। ये सब लोग मिलके कॉमरेड परवाना, इनके नेतृत्व में, लीडरशिप में, कॉमरेड परवाना एक ऐसे एआईबी के सेक्रेटरी थे जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी थे प्रभाकर, उनके प्रेसिडेंट उस वक्त थे, उस जमाने में बहुत सारे थे, लेकिन रोल परवाना जी का था वो इस देश की बैंकिंग व्यवस्था के संगठन को और बैंक अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला था। और हाँ, ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली के सारे ट्रेड यूनियंस उनके अंडर काम कर रहे थे। और जब कॉमरेड परवाना गुजर गए, 74 की बात है, हमें याद है, हमने देखा है, दिल्ली के सारे यूनियंस ने एक दिन एक बंद रखा। वो बंद रखने के बाद जितने जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु समय 27 मई 1964 में दिल्ली बंद हो गई थी, उसी प्रकार कॉमरेड परवाना जाने के बाद पूरी दिल्ली बंद हो गई। ये इसलिए कहना जरूरी है, ये आदमी, ये शख्स जो पंजाब का भारत बैंक का एक नेता था, वो पूरे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का नेता था, लेकिन वो सिर्फ बैंक एम्प्लॉय का नेता नहीं था, वो इस देश के सब मजदूरों का नेता था। इसलिए उनके मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, आज के जमाने में नोएडा, ये सारा एरिया जो मजदूर वर्ग ने देखा कि हमारा नेता नहीं है, काम बंद करो, क्योंकि इनकी सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला, शोषण मुक्ति के लिए लड़ाई करने वाला एक एक बहुत बड़ा लड़ाकू नेता, मिलिटेंट लीडर, वो कॉमरेड हरबंस लाल परवाना थे। तो परवाना हो, प्रभाकर हो, या यहाँ पे के मंडल हो, दक्षिण में हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया के बहुत बड़े नेता संपत साहब थे, वैसे देखा जाए तो टीके नायर केरला में थे। ऐसे कितने नाम है। महाराष्ट्र में जो NS पुरो, दादा पुरो, ये वो कॉमरेड ऐसे डांगे के साथ काम करते थे, मिल वर्कर्स के लिए काम करते करते, बैंक वर्कर्स के साथ काम करते करते, मजदूर वर्ग के लिए काम करते करते, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते करते उन्होंने इतिहास कायम किया है। ऐसे महाराष्ट्र के दादापुरो हो, चिटनीस हो, या फिर परांजपे हो, उसके बाद में सुरेश ढोपेश्वरकर हो, ये सारे लोग, और पंजाब नेशनल बैंक के जो 9 साल के लिए डिसमिस किए गए, लेकिन बाद में जब आए तो एआईबी के अध्यक्ष बन गए। एआईबी के अध्यक्ष बने हुए डीपी छड्डा, जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर, इन्होंने एआईबी के इतिहास में एक ऐसा दौर कायम किया है जो 1966 से लेकर आज तक
मतलब 2024 तक कुल मिला के 12 द्विपक्षीय समझौते किए हैं। ये इसलिए बोलना जरूरी है कि द्विपक्षीय समझौते उस वक्त इस पूरे भारत देश में किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हुआ करते थे, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में 1966 में अक्टूबर में पहला द्विपक्षीय समझौता हुआ, और वो द्विपक्षीय समझौता ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और इंडियन बैंक एसोसिएशन में हुआ, जिसने एक लैंडमार्क जिसको कहते हैं, ऐसा वो एक ऐतिहासिक करार था। उसके बाद हर 3 साल, उसके बाद हर 5 साल में जितने भी एग्रीमेंट हुए उसको द्विपक्षीय समझौते कहते हैं। और इसमें बैंक एम्प्लॉयज के जो 20 ईयर्स का जो स्केल है वो इस ढंग से बढ़ा, वो इस देश में एक स्टैंडर्ड था, एक लैंडमार्क था, जिसके कारण बहुत सारे उद्योगों में लोग सोचते थे कि बैंक एम्प्लॉयज के निगोशिएशन किस ढंग से होते हैं, इसमें कौन सी नई नई बातें आती है, यहाँ पे मूल वेतन कैसे बनता है, यहाँ पे उसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस का जो फॉर्मूला है वो 1960 इक्वल टू 100%, 100, ये स्टैटिस्टिकल बेस ईयर पकड़ के जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इसके ऊपर 100% रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे मिलता है और वेतन बढ़ोतरी कैसे होती है। ये हर 3 या 5 साल में कोई भी वेतन समझौता आसानी से नहीं हुआ। हर वेतन समझौते के बारे में कोई एक नई चीज, अच्छी चीज, एक लैंडमार्क चीज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की लीडरशिप में जो मिली, उसके लिए कॉमरेड प्रभातकर, कॉमरेड परवाना, कॉमरेड के मंडल और बहुत सारे नेता लोग जो है, जिनकी कुर्बानियां, मैं कह रहा हूँ कुर्बानियां हमको याद करनी पड़ेगी। हमको सिर्फ याद नहीं करना पड़ा, हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो नई पीढ़ी आई, उस पीढ़ी में हम थे, हमने तो एडमिनिस्टर किया है, लेकिन जो इतिहास निर्माण किया है वो ये नेता थे। इसलिए ये बैंक एम्प्लॉयज के लिए एक तरीके से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शहीद की है। पूरी जिंदगी जब वो हम कहते हैं, इसका मतलब उनका पूरा जो एक विशाल बैंक एम्प्लॉयज का समुदाय है जिनका इन्होंने लीडरशिप किया, कि 24 घंटे 365 दिन बैंक एम्प्लॉय के लिए सोचना, काम करना, ये कोई आसान बात नहीं। और वो भी एक जिसको कहते हैं ध्येयवाद है, सिर्फ पैसा बढ़ाना ये बात नहीं थी। उसके साथ साथ बैंकों का नेशनलाइजेशन 1966-9 में हुआ। ये कोई इंदिरा गांधी ने जो निर्णय किया वो बहुत एक हिस्टोरिकली बेस्ट निर्णय था। लेकिन क्या कोई ये जानता है कि ये निर्णय कैसे हुआ? ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त, उस वक्त जो ऑल इंडिया के नेता थे, सीपीआई के कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, इनके जो रिश्ते थे, और वो कहते थे कि रिसोर्सेस मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। तो चाहे वो बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, कोल हो, ऑयल हो, स्टील हो। और इंदिरा गांधी जी ने ये बात मान ली थी। उनका एक अलायंस भी था उस वक्त पार्लियामेंट में 69 के दौरान, और इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन जो 1960 में हुआ, उसका श्रेय तो निश्चित रूप से जो इंदिरा गांधी जी का है उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, जो सीपीआई के उस वक्त के नेता थे, उनकी सोच और समझ और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की उनकी जो एक सोच है, वो समाजवाद की तरफ जो एक ध्येय था उसके तरफ ये है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज का रोल इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के हित में काम करने वाला एक बहुत बड़ा फौज उस वक्त था। उन्होंने अपने नौकरी के सारी सेवा शर्तियों में बढ़ोतरी तो हासिल की। इतने सारे राइट्स उन्होंने हर बाइप्रोडक्ट के बाद लिए, उसकी गिनती करने के लिए ये वीडियो नहीं है। वो तो 12 बाइप्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं। आज अगर देखा जाए तो इस देश में बैंक कर्मियों का वेतन, जब नया कोई बंदा आता है, स्केल 4 हो तो शायद उसको 35,000 मिलता है, कोई क्लार्क हो तो उसको 45,000 भी मिलता है, और उससे सर्विस खत्म भी होती है तो स्केल 3 हो तो 1.25 लाख या 1.5 लाख तक पैसा मिलता है, स्केल 4 हो तो शायद उसको 80,000 तक पैसा मिलता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसके साथ साथ प्रोविडेंट फंड तो मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन जिंदगी भर पेंशन मिलती है, मरने के बाद फैमिली पेंशन मिलती है। ये जो बेहतरीन पेंशन व्यवस्था है, इस बेहतरीन पेंशन व्यवस्था को इस देश में अपने ढंग से इन लीव ऑफ 50% ऑफ द प्रोविडेंट फंड पेंशन लेना, ये 1993 में एक लैंडमार्क अचीवमेंट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और उस वक्त ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ साथ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने जो एक बहुत बड़ा रोल कॉमरेड पी के मेनन, कॉमरेड प्रभातकर, इनकी लीडरशिप में हासिल किया,
उसके साथ साथ इंडियन बैंक ने उसकी एक मंजूरी दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मंजूरी दी ऐसे वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। हालांकि 13 बैंक इस देश में लॉस में थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन बातों को अच्छे ढंग से समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि बैंकों में जो प्रोविडेंट फंड का 50% ये है, वो 50% देने के बाद उसमें से पेंशन मिलती है। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो प्रोविजन ऑफ डियरनेस अलाउंस और प्रोविजन ऑफ मेकिंग बेसिक पेंशन अपडेशन, इसके लिए प्रोविजन करनी है, जिसके कोई मैंडेटरी क्लॉजेस 93 के एग्रीमेंट में आ गए। और वो आज के तारीख में बेसिक पेंशन अपडेट नहीं हो रही है, लेकिन पेंशन व्यवस्था 93 से लेके अब तक कायम है और आरआरबी में भी ये कायम है। इसलिए पेंशन को लाने वाले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिस एसोसिएशन, ये दोनों संगठन एक बुनियादी तौर पर काम करने वाले थे। बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशन लाना ये कोई सरकारी पेंशन की बात नहीं थी। अपने खुद के प्रोविडेंट फंड से वो निकाल के उन्होंने नई स्कीम बनाई जो डीए लिंक थी, इसलिए वो इंडेक्स लिंक या डीए लिंक पेंशन कहलाती है। और वो यही चीज एलआईसी और जीआईसी में और आरबीआई में 1990 में आई, और आरबीआई के पैटर्न पर ये बैंकिंग इंडस्ट्री में और एलआईसी में और जीआईसी में, इसलिए इसका श्रेय जो है वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिस एसोसिएशन को जाता है। निश्चित रूप से भारत सरकार उस वक्त नरसिम्हा राव और हमारे मनमोहन सिंह साहब थे, तो उन्होंने उस वक्त भी इस चीज को अच्छी भली बातें समझ लिया। और नरसिम्हन कमेटी का वो दौर था, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई नीति इस देश ने स्वीकार कर ली थी। ऐसे वक्त बैंकों में लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन आपको बैंकों की हालत सुधारनी पड़ेगी। और इसी बात पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी, एक मैं कहता हूँ कामयाब ऐसी एक जिसको कहते हैं कि लीडरशिप उस वक्त हमने देखी, और हम उस वक्त थे। वो ये थी कि नरसिम्हन कमेटी आने के बाद जो कुल मिला के बैंकिंग क्षेत्र में एसेट का क्लासिफिकेशन होता है, जो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, जिसको बैड एंड डाउटफुल एसेट्स होते हैं और लॉस एसेट्स होते हैं, इसके लिए प्रोविजन करने की बात जब आई, तो इसके पहले किसी भी कर्जे का क्लासिफिकेशन 8 हेल्थ कोड में होता था। वो इंटरनेशनल लेवल पे जब 4 स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, बैड एंड डाउटफुल और लॉस एसेट में आया, तो बैंकों के मुनाफे से प्रोविजन करने की जो बात आई, और उस वक्त वो एक मैंडेटरी था ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो भारत की पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग व्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। एनपीए जो दिखाई नहीं देते थे वो भी दिखने लगे और उनको वसूल करने का सवाल आया। ऑल इंडिया बैंक के एम्प्लॉयज ने एक सवाल उठाया, इसको वसूल करना जरूरी है, इसको माफ नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में सरकार ने इसको माफ करने की बात की, लेकिन वो गलत था। वसूल करके आप बैंक का जो कैपिटल है उसको स्ट्रेंथन करो, ये बात पहले प्रथम कहने वाला अगर कोई संगठन है तो वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है। इसके लिए बंबई शहर में खास करके धन्यवाद देना चाहिए कॉमरेड डीपी छड्डा जी को, उसके साथ साथ हम सब साथी वहां पे थे। वो जो मुहिम कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती, डीपी छड्डा जी ने चलाई, एनपीए को वसूल करो और बैंकों की पूंजी बरकरार रखो। देश के हित में बैंक सुधरने चाहिए, इनका डूबा हुआ कर्जा वसूल होना चाहिए और बैंकों की हालत सुधारना, इसके लिए बैंक कर्मियों ने काम करना चाहिए। ये ऐसे वक्त किया गया जब 13 बैंक लॉस में थे। इसका सही परिणाम निकला 97 98 तक ये सारे बैंक मुनाफे में आ गए और बैंकों में एक नया रोशनी पैदा हो गई, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय बैंक ऑफिसर उस वक्त 9 संगठन थे। हालांकि सब लोगों ने ये बोला नहीं, लेकिन एआईबी बोलती रही। एआईबी के सारे नुमाइंदे बैंकों में बोर्ड में थे, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे बोर्ड में थे, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के नुमाइंदे बोर्ड में थे। इन लोगों ने अपनी अपनी जो एक भागीदारी थी बैंकों के बोर्डों में बैठ के हर बैंक का जो संचालन नियमन है उसमें डूबा हुआ कर्ज वसूल करने के लिए एक मुहिम चलाना
और लोगों को आगाह करना कि बैंकों का कर्जा वापस करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बैंकों के कर्जे वापस करने की एक नीति और नियत होनी चाहिए। ये बात आरबीआई से लेके बैंकों के बोर्डों में भी और नीचे बैंकों के संगठन एआईबी और एआईबी काम करते रहे। और इसलिए बैंकों में लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन में लाना और बैंकों को बड़ा करना, उसका बैलेंस शीट दुगना करना, ये एक स्पर्धात्मक जो एक माहौल था, उस माहौल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूती से आगे ले जाना। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत इसका निजीकरण का एक रिपोर्ट नरसिम्हन जी कह रहे थे। कौन थे नरसिम्हन? नरसिम्हन खुद एक वक्त डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। नरसिम्हन जब उन्होंने कमेटी का रिपोर्ट दिया उस वक्त वो एचडीएफसी नाम की संस्था के चेयरमैन थे। लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे, जैसे एलआईसी में मल्होत्रा कमेटी, रेलवे के बारे में और कोई कमेटी, ये सारे निजीकरण की सिफारिश करने वाली कमेटियां उस दौर में जब आई, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये एक ग्लोबलाइजेशन की नीति के तहत, लिबरलाइजेशन की नीति के तहत बैंकों पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल का हमला था कि भारत के बैंकिंग व्यवस्था का निजीकरण हो। ये प्रेशर था भारत सरकार पर भी। इस प्रेशर को निभाने के लिए जब भारत सरकार जूझ रहा था, उस वक्त ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयशन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत कठिन अवस्था में बैंक सुधारने के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयशन के नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों में एक एक्टिविटी थी कि हमारी बैंक नेशनलाइज रहनी चाहिए, इसका राष्ट्रीयकरण बरकरार होना चाहिए। इसलिए आज 80 साल का एक जो एक जिसको कहते हैं कि 8 दशक एक संघर्षमय इतिहास था। उस संघर्षमय इतिहास में आगे जाने की बात हर बार सोचते सोचते, एक पीछे देखते हुए कि क्या गलती हुई, किसको सुधारना चाहिए, आगे कैसे जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका क्या रहेगी, और नेशनलाइजेशन को बरकरार करते हुए जो लिबरलाइजेशन की नीति है उसमें से क्या अच्छा है और क्या नहीं है, ये हम सुधारने की कोशिश, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, बैंकिंग व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना, सुचारू रूप से चलाना, लोगों तक बैंकिंग व्यवस्था लेके जाना, प्रो प्रो पीपल बैंकिंग करना। ये जो इंदिरा गांधी की बात थी कि बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, बैंक नेशनल इसीलिए हम कर रहे हैं, तो बैंकों का एक्सपांशन होना चाहिए। जी हाँ, 1969 से लेके पहले के 2 दशक बैंकों का एक्सपांशन गांव खेड़े तक हुआ, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन का हर नुमाइंदा गांव खेड़े तक काम करता रहा। एक बहुत बड़ी सेवा बैंक एम्प्लॉइज और बैंक ऑफिसर ने अपनी नौकरी नहीं, देश की सेवा में भी अपना वक्त किया है। और इसलिए इसके बारे में बोलने के लिए मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने आता हूं। मैं यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद। दूसरा वीडियो तुरंत मैं करता हूं।